में बड़ी खबर आपको बताएं उससे पहले एक दिलचस्प तस्वीर आपको बताते हैं। आपको दिखाने जा रहे हैं और आपसे पूछते हैं, आप जानिए पहचानिए कौन है ये शख्स। ये देख रहे हैं जरा, नकाब में जा रहा है, पूरी तरह से ढका हुआ है, चारों तरफ गार्ड्स हैं। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, इस आदमी को पहचानिए कौन है। देख रहे हैं आगे गार्ड चल रहे हैं, बीच में वो आदमी चल रहा है और इस आदमी ने देखिए कैसे खुद को ढक रखा है। इसको डर है, खौफ है। पहचानिए कौन, बताइए ये कौन आदमी है? क्या आप जान सकते हैं कौन है? किसको इतना डर लग रहा है? कौन इतना खौफजदा है? किसकी सांसें फूल रही हैं? अब मैं खुलासा करने जा रहा हूं ये आदमी कौन है। अगली तस्वीर जरा बैक टू बैक प्ले कीजिए। अब पहचानिए, ये देखिए जरा, ये है इमरान खान, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इतना डर लग रहा है, आज कोर्ट में पेशी थी। देखिए जरा, चारों तरफ से गार्ड्स ने घेर रखा है, बीच में इमरान खान, और देखिए सर कैसे ढक रखा है। सर ढक रखा है, जान का खतरा है इमरान खान, मौत का डर सता रहा है, इसलिए अजूबा बनकर पहुंचे थे अदालत। आइए, आज की पहली बड़ी खबर है, डॉन के जेलर को योगी का डंडा। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने डॉन का तो हिसाब कर दिया है, डॉन का हिसाब हो चुका है, चाहे वो अतीक हो या मुख्तार हो। अब अगला नंबर किसका था? इनके लिए खातिर करने वालों का, इनकी मेहमान नवाजी करने वालों का, इनके लिए दस्तरख्वान बिछाने वालों का। कौन कौन है? अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये आप देख रहे हैं पहली तस्वीर, प्रयागराज जेल की तस्वीर। यहां के जेलर पर डंडा चलाया है योगी ने। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं बरेली जेल, बरेली जेल जहां था अशरफ अतीक का भाई, इसके जेलर पर डंडा चला है। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं बांदा जेल, यहां मुख्तार बंद है, योगी ने यहां के जेलर को भी नहीं बख्शा। अब तीनों जेलर को एक साथ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, दिखाइए जरा। 1, 2 और 3 जेलर हैं ये, यानी प्रयागराज, बांदा और बरेली तक, इन तीनों जेलरों पर योगी का हथौड़ा चला है। योगी किसी को बख्शते नहीं है। बहुत खातिर तवाज़ो कर ली डॉन की, अब योगी ने एक्शन लिया। रिपोर्ट देखिए। योगी ने डॉन अतीक, डॉन मुख्तार और डॉन अशरफ का हिसाब कर दिया। अब योगी का डंडा डॉन के जेलर पर चलना शुरू हो गया है। ये तीनों वर्दीधारी 3 अलग अलग जेल के जेलर थे। तनख्वाह तो उत्तर प्रदेश सरकार से ले रहे थे, लेकिन ड्यूटी डॉन की बजा रहे थे। कोई डॉन अतीक के लिए काम कर रहा था, तो बरेली का जेलर डॉन के भाई अशरफ की खातिरदारी में लगा था, और बांदा का जेलर मुख्तार की खिदमत कर रहा था। योगी ने पहले तीनों डॉन, बाहुबली और माफिया की दुकान बंद की। अब डॉन के तीनों जेलर पर योगी ने हथौड़ा चला दिया है। योगी ने तीनों वर्दीधारियों पर बड़ा एक्शन लिया है। आइए, अब मैं आपको बताता हूं कि इन पर एक्शन क्यों लिया गया, योगी ने जेलरों पर हथौड़ा क्यों चलाया है। पहली तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले, सबसे पहले आप देख रहे हैं नैनी जेल, अतीक का बेटा असद आप देख रहे हैं, नैनी जेल के जेलर हैं ये, इन पर हथौड़ा चला है। हथौड़े के पीछे वजह बताऊंगा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये जो आप देख रहे हैं, जेल के अंदर कुछ इसी तरह के चम्मच होते हैं, चम्मच, स्टील के चम्मच, उन चम्मचों से बनाए गए थे चाकू। जेल में चम्मच से चाकू बनाए गए थे प्रयागराज जेल में। आखिर क्या होने वाला था? यहीं के जेलर थे जिन पर पहला एक्शन हुआ। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं पहले एक्शन की कहानी। अतीक को आपको याद होगा उम्र कैद की सजा देने के बाद इसी जेल में लेकर आया गया था, यानी प्रयागराज की जेल में। क्यों, यह मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक्शन क्यों हुआ, यह आप देख रहे हैं, गाड़ी का दरवाजा खुला और अतीक बैठे हैं। और यह आप जो देख रहे हैं, यह प्रयागराज जेल की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। हुआ क्या, जेल में अपराधियों का नेटवर्क तोड़ने के लिए एक्शन लिया गया है पूरा, और जेल में माफिया से गठजोड़ पर योगी का यह सबसे बड़ा एक्शन। यूपी की 3 जेलों के जेल अधीक्षक सस्पेंड कर दिए गए। जी हां, सस्पेंशन, निलंबित कर दिए गए तीनों जेलर। डीजी जेल की ओर से जेलों की जांच कराई गई, और उमेश पाल मर्डर के बाद यह जांच हो रही है जेलों में कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश के जेल में। कोई कुछ भी कर रहा है। जेलों में आईपीएस अधिकारियों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया गया।
जेल में प्रभावी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही थी। दरअसल कैदी जेल कर्मियों की मिलीभगत की खबर के बाद एक्शन हुआ और प्रयागराज के नैनी जेल अधीक्षक पर गाज गिरी है। ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी के बगल में जो खड़े हैं वो जेलर। नैनी सेंट्रल जेल के अधीक्षक शशिकांत यादव सस्पेंड कर दिए गए। उम्र कैद की सजा के बाद अतीक को नैनी जेल ले जाया गया था। इसी जेल में सजा सुनाई गई कोर्ट में प्रयागराज में, उसके बाद जेल लेकर आया गया अतीक को। जेल अधीक्षक ने अतीक को जेल में आने नहीं दिया था। 5 घंटे तक अतीक वैन में बैठकर इंतजार करता रहा। आपको याद होगा जेल के अंदर नहीं गया, अतीक वैन में बैठा रहा। उसके बाद वैन में बैठे बैठे साबरमती जेल चला गया। उसी दिन शाम को इंतजार के बाद अतीक को साबरमती जेल भेजा गया। जेल में सर्च ऑपरेशन हुआ, आपत्तिजनक सामान मिले। नैनी जेल में अतीक की बैरक में भी छापा मारा गया था। चम्मच से बनाए गए 15 चाकू, 11 लाइटर बरामद किए गए और अतीक गैंग से जुड़े कई अपराधी इस जेल में दरअसल बंद है। यह एक्शन हुआ। तो ये एक जेलर पर एक्शन हुआ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दूसरा जेलर कौन है। दूसरे जेलर की तस्वीर दीजिए इधर प्लीज। ये आप देख रहे हैं अतीक का भाई अशरफ। अशरफ की आवभगत में लगे थे ये जेलर साहब, इनका नाम है राजीव। अशरफ की आवभगत में लगे थे, इन पर भी एक्शन हुआ है। अब आपको बताता हूं अशरफ के लिए क्या कुछ कर रहे थे ये जेलर साहब। और अशरफ जो कि उमेश पाल की हत्या में भी शामिल रहा है। देखिए जरा, योगी ने इन जेलर पर भी हथौड़ा चलाया। देख रहे हैं आप, योगी के बगल में ही जेलर मौजूद है। बरेली सेंट्रल जेल अधीक्षक राजीव शुक्ला सस्पेंड कर दिए गए। बरेली जेल में बंद है अतीक का भाई अशरफ। जेल में अशरफ से मुलाकात कराने पर इनकी पर गाज गिरी है। अशरफ जेल में अफसर और कर्मचारियों को तोहफे देता था। जेल के सीसीटीवी फुटेज से मिलीभगत का खुलासा हुआ। इस मामले में पहले भी कार्रवाई हो चुकी है और डिप्टी जेलर समेत 5 अधिकारी पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। अशरफ से मुलाकात करने वाले कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उमेश पाल हत्या की प्लानिंग बरेली जेल में बनी थी। उमेश की हत्या से पहले जेल में 9 शूटर इससे मिलने के लिए आए थे। 11 फरवरी को जेल में असद अशरफ की मुलाकात हुई और फर्जी आईडी पहचान पत्र से अशरफ से शूटर मिलने आ जाते थे। असद के साथ विजय उर्फ उस्मान ने भी मुलाकात की थी जेल के अंदर। गुड्डू मुस्लिम गुलाम ने भी मुलाकात की थी जाकर अशरफ से। मुलाकात के 13 दिन बाद उमेश की हत्या कर दी गई। बरेली सेंट्रल जेल के वीआईपी स्पेस में यह मुलाकात होती थी और बिना पर्ची आईडी के अतीक के गुर्गे अशरफ से मिलते थे। ये जेलर भी सस्पेंड हो गए। तो 2 जेलर हो गए। अब आपको तीसरे जेलर से मिलवाने जा रहा हूं। तीसरा जेलर कौन है और वो डॉन कौन है जिसकी आवभगत कर रहा था ये जेलर, उसकी तस्वीर आपको दिखाता हूं। तीसरे जेलर को भी योगी ने सस्पेंड कर दिया है। यह है जेलर साहब। ये मुख्तार को देख रहे हैं जो कि बांदा जेल में है। बांदा के जेलर थे ये। अब कोई वीवीआईपी एंट्री नहीं होगी जेल में। अब तक ऐसे ही एंट्री हो रही थी। बांदा जेल में मुख्तार के लिए भी ऐशगाह बना हुआ था। मुख्तार भी क्या मौज कर रहे थे देखिए। मुख्तार को देख रहे हैं, आगे जेलर साहब है। यूपी के बांदा जेल अधीक्षक अविनाश गौतम सस्पेंड कर दिए गए हैं और बांदा जेल में मुख्तार अंसारी बंद है। आपको बताऊं कि जेल में बंद कैदियों को वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिए जाते थे। डीजी जेल की ओर से खुफिया जांच कराई गई और जेल में लापरवाही अनुशासनहीनता पर यह कार्रवाई की गई है। डीजी जेल एसएन साबत की रिपोर्ट पर फैसला लिया गया है कि मुख्तार अंसारी पर 15 अप्रैल को अभी फैसला भी आना है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी, यानी अतीक के बाद अगली सजा इनको होगी। इनको भी यह सजा बड़ी हो सकती है। मुख्तार से जुड़े एक मामले पर 15 अप्रैल को फैसला आने वाला है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस में यह फैसला आने वाला है। मुख्तार अफजाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत केस दर्ज है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह बता रहे हैं कि आखिर जेल में कैसे सारी सेटिंग इनकी चल रही थी। योगी ने अब हथौड़ा चलाया है जेलरों पर, सुनिए जरा। माफिया अपने हिसाब से जेल में अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर लेते हैं। सहयोग, मुलाकात, मोबाइल फोन का इस्तेमाल, आईटी फैसिलिटीज जिसमें लैपटॉप और अन्य संसाधनों के माध्यम से लोगों को डराना, धमकाना, बुलाना और धन की उगाही करना है। यहां तक कि कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का भी षड्यंत्र इस तरीके से जेल के अंदर चलता है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर जेल में जो अतीक कर रहा है
कैसे उमेश की हत्या की प्लानिंग की, ये आप साबरमती जेल की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। इसी जेल से अतीक ने उमेश के मर्डर का प्लान बना लिया, इसलिए अब ये ज्यादा दिन इस जेल में भी नहीं रहने वाला। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये देख रहे हैं इस जेल को, ये दिल्ली की तिहाड़ जेल। अतीक को अब दिल्ली लाने की तैयारी हो रही है। कोशिश यह है कि अतीक को कैसे भी दिल्ली लेकर आया जाए, क्योंकि अतीक को साबरमती जेल में रखने के बावजूद अगर उमेश की हत्या हो गई और अतीक उसमें शामिल था, तो फिर आखिर क्या कुछ करने की जरूरत है। देखिए जरा कैसे अतीक को लाया जाएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, अतीक अभी साबरमती जेल में बंद है और लेकर आने की तैयारी है तिहाड़ जेल में, दिल्ली में। माफिया डॉन अतीक को तिहाड़ भेजने की तैयारी हो रही। साबरमती जेल से इस जेल लेकर आया जा सकता है। साबरमती जेल से अतीक ने दरअसल इसी जेल से साजिश रची। यूपी पुलिस जेल में पूछताछ की तैयारी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में अतीक को ट्रांसफर के लिए याचिका लगाई जाएगी कि अतीक को भाई इस जेल से इस जेल शिफ्ट कर दिया जाए। याचिका में अतीक की जेल बदलने की मांग की जाएगी। जेल में रहते हुए फोन के इस्तेमाल के सबूत मिले, कैसे जेल में फोन इस्तेमाल कर लिया बिना किसी के मिली भगत के। सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर तिहाड़ जेल भेजने की मांग की जाएगी। साबरमती जेल में यूपी सरकार ही अतीक का खर्चा उठा रही है। यूपी सरकार अब अतीक को यहां रखना नहीं चाहती है। तिहाड़ के साथ दूसरा विकल्प है प्रयागराज का नैनी जेल। तिहाड़ में कैदियों का टाइट शेड्यूल होता है। अगर तिहाड़ भेजा जाता है अतीक, तो कैदियों को सुबह 5:30 बजे उठा दिया जाता है। कैदियों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जाता है। तिहाड़ में कैदियों की पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दिया जाता है। अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी और बांग्ला की क्लास भी दी जाती है। तिहाड़ के अंदर 9 अलग अलग जेल भी है। दुनिया की सबसे बड़ी जेलों में से एक है तिहाड़ और देश की कई नामी हस्तियां तिहाड़ जेल जा चुकी हैं और पूरे देश ने तस्वीर भी देखी। तिहाड़ बेशक बड़ी जेल है, सुरक्षित जेल है, लेकिन बहुत से मंत्री मसाज भी करवा लेते हैं जेल में। सुनिए जरा, डीजीपी विक्रम सिंह बता रहे हैं कि अगर अतीक पर आज जो एक्शन योगी ले रहे हैं वक्त पर लिया होता तो ये डॉन ही नहीं बन पाता। सुनिए। ये आप समझ लीजिए संग बुनियाद है भय, आतंक और जबरन धन वसूली करना और राजनीति में प्रवेश करना। सभी राजनीतिक दल जिन्होंने इसको ऑक्सीजन दी है, सजीवन बूटी दी है, वो सब जिम्मेदार हैं अतीक को अतीक बनाने में। आप स्वयं समझ सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण का क्या स्तर था। राजनीति, अगर मैं ये कह दूं, किसी राजनीतिक छोटे मोटे मंत्री की तो हिम्मत ही नहीं होगी अतीक से बात करने की। इसलिए वो समझता था कि वो सत्ता का बिल्कुल ही सूत्रधार है और सत्ता वहीं से शुरू होती है, वहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको बताता हूं, योगी ने सिर्फ जेलर पर एक्शन नहीं लिया है। योगी का एक और बहुत बड़ा एक्शन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं गुड्डू मुस्लिम अतीक के बहनोई से मिला सीसीटीवी आप देख रहे हैं। इस सीसीटीवी के बाद अगली तस्वीर दिखाइए। ये जो बहनोई साहब हैं अतीक के, ये तो अब गिरफ्तार हो चुके हैं, जेल चले गए। आपको बताऊं, पेशे से ये डॉक्टर भी हैं अतीक के, जो बहनोई हैं, जिसे जीजा भी कहते हैं। तो डॉक्टर साहब पर योगी आदित्यनाथ ने अब कार्रवाई की तैयारी कर ली है, क्योंकि ये सरकारी डॉक्टर है। योगी सरकार से ही पैसा लेते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से ही पैसा ले रहे हैं। देख रहे हैं, यानी डॉन भी नहीं बख्शा जाएगा, पीछे देख रहे हैं आप, जेलर भी नहीं बख्शा जाएगा और जीजा जी भी बख्शे नहीं जाएंगे। अतीक के जीजा इखलाक पर शिकंजा कसने वाला है और स्वास्थ्य विभाग ने बर्खास्त करने की अनुशंसा की गई है स्वास्थ्य विभाग से। स्वास्थ्य विभाग में अतीक के जो बहनोई हैं ये डॉक्टर हैं। सीएमओ मेरठ ने सरकार को रिपोर्ट भेज दी है। उमेश पाल मर्डर केस में इन पर साजिश रचने का आरोप है। हत्या के बाद इखलाक के घर शूटर जो थे उमेश के, वो इनके घर आए थे। गुड्डू बम्बास 2 दिन तक इनके घर में रहा। गुड्डू बम्बास को इखलाक ने 50,000 रुपए दिए थे। सीसीटीवी में गुड्डू बम्बास से गले मिलते दिखाई दिए इखलाक। एसटीएफ ने इखलाक को गिरफ्तार कर लिया है। अतीक की बहन आयशा नूरी पर भी एक्शन की तैयारी है, यानी पूरा खानदान जो भी अपराध में शामिल है उसे बख्शा नहीं जाएगा। आयशा नूरी के खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिल गए और अतीक की बहन ने फरार शूटरों की मदद की है। आपको सुनवाता हूं, अतीक की उस बहन को सुनिए जो आपने देखा होगा जब अतीक को लेकर आया गया तो पीछे पीछे आ रही थी, अशरफ को लाया गया तो साथ आ रही थी। उनका इन्वॉल्वमेंट भी सामने आया है। जरा अतीक की बहन आयशा नूरी को सुनिए।
मिट्टी के मिलाने का अर्थ सर ये नहीं होता कि किसी की सड़क पे खड़ी करके गोली मार दी जाए या एनकाउंटर कर दिया जाए। मिट्टी मिलाने का अर्थ होता है फाइनेंशियली उसको तोड़ दिया जाए। हम लोग 2.5-3 साल पहले सब कुछ, हमारी प्रॉपर्टीज, हमारे बेंगलोर, गाड़ियां, हमारी सब कुछ खत्म हो चुका है। लगता मांग ये न्यायिक जांच हो जाए, इसकी जो है सीबीआई जांच हो जाए, हमारे परिवार को झूठे मुकदमों में ना फंसाया जाए। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अतीक, अशरफ एंड फैमिली कितने शरीफ हैं, कितनी शराफत की घुट्टियां पी हैं, उसकी एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं तस्वीर, ये साबरमती, उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। क्यों पहुंची है? अतीक ने एक शख्स से 5 करोड़ मांगे, उसे मारा, धमकाया, बुलडोजर चलवा दिया उसकी इमारत पे। अतीक की सोचिए ये तूती बोलती थी कि बुलडोजर चलवा दिया। उस शख्स के मामले में अतीक से पूछताछ करने पहुंची पुलिस। ये है वो शख्स, इनका नाम है जीशान। इनका नाम जीशान है। जीशान को भी नहीं बख्शा। एक तस्वीर मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। एक्चुअली सुनिए जरा कि ये जीशान और अतीक के बेटों में बहस हो रही है। पहले वो सुनिए। इनके बाप दादा का नहीं है ये पिछले लगाया था, ये पिछले लगाया। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैम माया, चुप रहो सब, पहले अंदर देखिए उसकी स्थिति देखिए। रुक जाओ, बात देख रहे, रुक जाओ। तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। गाड़ी चल रही सर, वो तो सर देखिए गाली देता है। तुम ही लोग निपट लिए होते। नहीं सर, काम करिए। जबड़ा टूट गया, ये देखिए जबड़ा टूट गया। मेडिकल कराओ। अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा टूट गया। सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए चलो ठीक है, अब बाकी लोग हटो यहाँ से, हटो। सब वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो जरूरी है। चल रहा है ना, चोर जमा थोड़ी है, इसे पकड़ रहा है। चोर जमा मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? हमें मार दे, गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। चिल्लाओगे? शांत रहो, गिरा उन लोग का। चलो गिरा जमीन कब्जा कर दो, रखो। तुम्हारे बाप दादा की बताओ। चलो हटो जाओ सब लोग। वो तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद को नाम हुआ तमीज चले, समझा? देखिए इनके बाप दादा का नहीं है पिछले लगाया। ये वो लड़का जिससे 5 करोड़ मांगे, उसके घर बुलडोजर चलवा कर गिरवा दिया। बीच में लाल रंग के जैकेट में आपको वो जीशान भी नजर आ रहा है, जिसको पकड़ा गया वो अतीक का गुर्गा है। सुनिए जरा एक बार। इनके बाप दादा का नहीं है ये पिछले लगाया था, ये पिछले लगाया। ये देखिए अतीक अहमद के आदमी सैम माया, चुप रहो सब, पहले अंदर देखिए उसकी स्थिति देखिए। रुक जाओ, बात देख रहे, रुक जाओ। तलाशी लो, इसकी तलाशी लो। गाड़ी चल रही सर, वो तो सर देखिए गाली देता है। तुम ही लोग निपट लिए होते। नहीं सर, काम करिए। जबड़ा टूट गया, ये देखिए जबड़ा टूट गया। मेडिकल कराओ। अली आसाद खचोली सैफ और ये लड़का, इन लोगों ने देखिए जबड़ा टूट गया। सब पूरा घर गिरा दिया। देखिए चलो ठीक है, अब बाकी लोग हटो यहाँ से, हटो। सब वीडियो बनाओ, वीडियो बनाओ, वीडियो जरूरी है। चल रहा है ना, चोर जमा थोड़ी है, इसे पकड़ रहा है। चोर जमा मर जाओगे तब जब कौन पकड़ेगा? हमें मार दे, गोली मार दे। पूरी जमीन हमारी गिरा दी, पूरा घर गिरा दिया हमारा। चिल्लाओगे? शांत रहो, गिरा उन लोग का। चलो गिरा जमीन कब्जा कर दो, रखो। तुम्हारे बाप दादा की बताओ। चलो हटो जाओ सब लोग। वो तो सड़ रहा है, अब सड़बो तुम लोग। अतीक अहमद को सड़ रहा है, अतीक अहमद को नाम हुआ तमीज चले, समझा? और इस मामले के बाद जो शख्स वहां खड़ा था जीशान, उसने FIR लिखवाई। ये आप देख रहे हैं, ये है FIR की कॉपी। नाम देखिए, अली असद यानी बेटा, इमरान उर्फ गुड्डू, गुड्डू मुस्लिम, ये सारी धाराओं में FIR दर्ज करवाई थी जीशान ने। 2021 की FIR है। अब जरा जीशान को सुनिए, उसके बाद पूरा मामला आपको बताऊंगा जीशान क्या कह रहा है। लोग
चारों तरफ से पिस्टल राइफल लगा देते हैं, दम ऐसा भय का माहौल की लगता है कि मेरी जान मार दी जाएगी। उन्हें पे अली फोन लगाता है, अपने अब्बा को कहता है लो अब अब्बा से बात करो। साबरमती जेल में उसका दिन रात फोन चलता है, 4 फोन लगता है, वीडियो कॉल चलता है, वो सब जानते हैं। हमने कहा हेलो जी बोलिए, तो उधर अतीक अहमद कहता है कि अबे तो का इतने दिन से फोन कर रहे हैं, तो का नेतागिरी ज्यादा आवा थी, ये जमीन या तो हमारी बीबी शाइस्ता परवीन के नाम लिख दे और नहीं तो 5 करोड़ रुपए मेरा क्या नाम है अली और आसाद कालिया के हाथ से पहुंचा दे रंगदारी। तो अतीक जैसे लोग, ऐसे माफिया और डॉन किसी की जमीन कब्जा कर और उसको ले लेते थे कौड़ियों के दाम पर, वरना पैसा भी नहीं देते थे। अब मैं आपको जीशान का मामला बता रहा हूं। जीशान के मामले में ही उत्तर प्रदेश पुलिस साबरमती जेल पहुंची है। अतीक ने जीशान के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, खुद ही चलवा दिया। सोचिए, प्रयागराज के रहने वाले जीशान से अतीक ने रंगदारी मांगी। जीशान है कौन? इन्हीं के रिश्तेदार हैं। डॉन अतीक के साढ़ू इमरान के ही भाई हैं। ये अपने ही लोगों को भी नहीं बख्शते हैं। ये जीशान प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था और अतीक की जीशान से कुछ कहासुनी हो गई। कहासुनी हुई तो बेटा अली गुर्गों के साथ पहुंच गया और अली ने जीशान से कहा लो अब्बा से बात कर लो। जीशान ने मना किया। अतीक ने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी कि 5 करोड़ रुपए दीजिए। कहा एनुद्दीनपुर वाली जमीन मेरी पत्नी के नाम कर दो, यानी शाइस्ता के, और नहीं किया तो पूरा परिवार को मरवा देंगे। जीशान ने दोबारा मना किया तो अली उसे पीटने लगा। राइफल और पिस्टल की बट से जीशान को मारा। जीशान के साथी बचाने आए तो उन्हें भी पीटा गया। इसके बाद अली ने मौके पर बुलडोजर चलवा दिया, जीशान की इमारत गिरा दी। बुलडोजर से जीशान का घर और कार्यालय गिरा दिया गया। जीशान ने पुलिस को फोन करना चाहा तो फायरिंग करने लगा। अली ने खौफ कायम करने के लिए कई राउंड गोलियां भी चलाई वहां पर। किसी तरह अपनी जान बचाकर यह भागा है वहां से। इसके बाद जीशान ने थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाई है। आसपास रहने वालों में किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस पहुंची तो अली अपने गुर्गों के साथ वहां से फरार हो गया था। अतीक, अली समेत 15 लोगों पर मामला दर्ज किया गया। इसी मामले में पूछताछ के लिए अतीक के पास यूपी पुलिस पहुंची है। और आज जीशान जैसे लोग जो ऐसे डॉन और माफिया से परेशान थे, आज वो योगी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। जीशान कह रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ नहीं होते तो मैं आज इस दुनिया में नहीं होता। सुनिए। कार्रवाई योगी जी को मट्टी में मिलाना बहुत जरूरी है। नहीं ये अगर आप कहीं चले गए हम लोगों को छोड़ के, अगर आप वैसा होगा नहीं, बता रहा 20 साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन अगर आप चले गए तो हम लोग तो मरे मराए हुए हैं और ये और घातक एक नहीं कई अतीक अहमद बन के निकलने वाले हैं। पहले तो एक को नहीं झेल पा रहा था इलाहाबाद, अब की 5 अतीक अहमद है। जीशान योगी की तारीफ कर रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे डॉन और माफिया पर शिकंजा कसना जरूरी है। लेकिन इनको पहचानते हैं आप? ये अतीक की पत्नी है, डॉन की पत्नी शाइस्ता परवीन, जो फरार चल रही है। 25,000 रुपए का इनाम है इनके ऊपर। इस शख्स का जिसे आप सुन रहे थे जीशान, उसका कहना है अतीक बेशक जेल में हो, लेकिन पूरा कारोबार, पूरा रंगदारी फिरौती का कारोबार लेडी डॉन शाइस्ता चला रही है। अतीक अंदर थे, यानी उमेश की हत्या या फिर पैसा मांगना हो, इन सारी प्लानिंग में शामिल अतीक की पत्नी। अतीक के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन लेडी डॉन के रोल में आ गई। अतीक के सारे काले धंधे शाइस्ता ही संभाल रही थी। प्रयागराज शूटआउट के बाद से ही शाइस्ता फरार चल रही। अतीक की जगह कमान संभालने की प्लानिंग थी। वो अतीक के शूटरों के साथ लगातार संपर्क में थी। दरअसल शाइस्ता लेडी डॉन बनना चाहती थी। अतीक की पत्नी के पास 3 बंदूक भी हैं। शाइस्ता के पास एक रिवॉल्वर, एक राइफल, एक SBBL गन है। उमेश पाल मर्डर केस में हर कदम पर शूटरों के साथ कौन दिखा? शाइस्ता। फरार होने से पहले शाइस्ता की यह आखिरी तस्वीर देख रहे हैं जो पुलिस के हाथ लगी। शूटआउट के बाद शाइस्ता शूटरों से मिली। शाइस्ता ने सभी शूटरों को भागने में मदद की। शाइस्ता ने सभी शूटरों को पैसे भी दिए। अतीक और शाइस्ता के 5 बेटे हैं, लेकिन अभी पूरा परिवार अलग थलग है। अतीक सहित 2 बेटे जेल में हैं। असद फरार है। 2 नाबालिग बेटे कहां हैं, इसको लेकर परिवार को कुछ नहीं पता। बेटे असद को बचाने के लिए भी शाइस्ता ने प्लानिंग की थी। पुलिस का दावा यह है कि शाइस्ता उमेश पाल मर्डर की साजिश में भी शामिल थी। पुलिस शाइस्ता की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है
और अतीक की पत्नी शाइस्ता पर 25,000 का इनाम घोषित है। शाइस्ता ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। असद की लोकेशन लखनऊ में दिखाने का प्लान लेडी डॉन शाइस्ता का ही था। अतीक से परेशान जीशान क्या कह रहा है शाइस्ता के बारे में, वो सुनिए। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अतीक अहमद जब से जेल गया है, बाहर का लेना देना, सबसे हिसाब लेना, किताब लेना, वो शाइस्ता ही करती है, हर किसी को पता है। और उन्होंने शायद सोचा भी नहीं था कि ये इतना बड़ा क्राइम जो हम कराने जा रहे हैं, इसके बाद मैं औरत हूं, मुझे कौन फंसाएगा। पर उनको नहीं पता, योगी जी के लिए सब सम्मान है। क्राइम करोगे तुम औरत हो, बुजुर्ग हो, बुढ़ी हो, सब होगी कार्रवाई। तो इन्होंने जो घर पे मीटिंग हुई, घर पे मीटिंग हो रही, घर भाई योगी जी ने तो इनको तबाह कर दिया। तो छोटे से घर में रह रही थी। उस छोटे से घर में ऐसा तो है नहीं कि वो बगल में मीटिंग हो रही है और आपको पता नहीं है, और आपसे बिना पूछे कोई काम हमें तो नहीं लगता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अतीक का तो काम तमाम कर दिया योगी ने। अतीक मुख्तार जैसों का, जेलरों का, ऐसे और छुटभैये अपराधी हैं, उनका भी हिसाब हो जाएगा। लेकिन आज की एक और बड़ी खबर है, बागेश्वर बाबा पर फिर एफआईआर की तलवार लटक रही। फिर से बाबा बागेश्वर मुश्किल में है। 2 बार पहले आ चुके हैं, तीसरी बार फिर बाबा बागेश्वर ने इस बार साईं पर सवाल उठा दिए। साईं बाबा पर अगली तस्वीर दिखाइए। उद्धव के करीबी हैं, उद्धव के नेता हैं, इनका नाम है राहुल कुनाल। राहुल कनाल जो है, इन्होंने शिकायत दी है पुलिस में कि बाबा बागेश्वर के खिलाफ एफआईआर लिखी जाए। ये रिपोर्ट देखिए पहले, उसके बाद पूरा मामला बताऊंगा। क्या हिंदू राष्ट्र का ऐलान इसलिए निशाने पर बागेश्वर धाम? तुम हमारा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र की घोषणा के बाद टारगेट पर आए बागेश्वर सरकार। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर एक और एफआईआर की तैयारी। पहले चमत्कार, फिर संत तुकाराम और अब साईं बाबा पर दिए बयान को लेकर बाबा बागेश्वर के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया गया है। बाबा बागेश्वर के खिलाफ फिर से विरोधी उतर आए हैं। मांग हो रही है बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। उद्धव के नेता ने महाराष्ट्र पुलिस को शिकायत सौंप दी है। अब बाबा एक बार फिर एफआईआर के संकट में है। और आइए आपको बताते हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर ने क्या कहा, साईं बाबा पर क्या सवाल उठाए, जिसके बाद एफआईआर बाबा बागेश्वर के खिलाफ हो सकती है। दरबार लगता है, आजकल भी बाबा बागेश्वर का दरबार लगा हुआ। हुआ ये कि मध्य प्रदेश के जबलपुर में श्रीमद् भगवत कथा हो रही थी। इसी दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने साईं बाबा पर बयान दिया। एक सवाल के जवाब में कहा, साईं बाबा भगवान नहीं है। धर्म के शंकराचार्य ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है। शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है। और शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। संत युग पुरुष, कल्प पुरुष हो सकते हैं, लेकिन भगवान नहीं हो सकते। ये बोलते बोलते कई बार धीरेन्द्र शास्त्री जी लाइन क्रॉस कर जाते हैं। उन्होंने ये भी बोल दिया कि गीदड़ की खाल पहनकर कोई शेर नहीं बन सकता। इस बयान पर उद्धव गुट के नेता ने पुलिस से शिकायत की। शिकायत पर धीरेन्द्र शास्त्री पर केस दर्ज करने की मांग की है और शिकायत में लिखा है, साईं बाबा के भक्तों को ठेस पहुंचाई गई। बातों का खंडन करने या निंदा करने से काम नहीं चलेगा। 153A के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए बाबा बागेश्वर के खिलाफ। 153A यानी धर्म भाषा के आधार पर नफरत फैलाना। धारा के तहत 153A के तहत 5 साल तक की सजा हो सकती है। अब मैं आपको सुनवाता हूं बाबा बागेश्वर का वो बयान, जिस बयान के बाद ये पूरा बवाल हुआ। हमारे धर्म के शंकराचार्य जी ने साईं बाबा को देवताओं का स्थान नहीं दिया है, और शंकराचार्य की बात मानना प्रत्येक सनातनी का धर्म है, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रधानमंत्री हैं। और कोई भी संत, चाहे हमारे धर्म पंथ के हो, धर्म के हो, चाहे वो गोस्वामी तुलसीदास जी हो या सूरदास जी, संत हैं, महापुरुष हैं, युग पुरुष हैं, कल्प पुरुष हैं, लेकिन भगवान नहीं है। आपने सुना, धीरेन्द्र शास्त्री कह रहे हैं कि वो संत तो हैं, लेकिन भगवान नहीं। लेकिन साईं के दरबार में
भीड़ देखिए जरा, लाखों की भीड़ लगती है, करोड़ों का चढ़ावा आता है और लाखों भक्त हैं उनके। ये आप देख रहे हैं शिरडी में, यानी महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में है शिरडी, मुंबई से लगभग 250 किलोमीटर दूर है शिरडी का साईं दरबार। वहां के बारे में आपको बताता हूं क्या कुछ कहा जाता है, क्या कुछ मान्यता है साईं बाबा के बारे में। जो विवाद हुआ है, इस तरह के विवाद पहले भी हो चुके हैं। तो साईं बाबा के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि साईं बाबा कौन है। साईं बाबा को भक्त जो हैं वो भगवान मानते हैं, जो उनके दरबार में आते हैं। देश भर में शहर शहर साईं बाबा के मंदिर हैं। सभी धर्मों के लोग साईं के भक्तों में शामिल हैं। नेता हो, अभिनेता हो, कारोबारी हो, सब साईं बाबा को मानते हैं। साईं को लोग आध्यात्मिक गुरु और फकीर भी मानते हैं। सिर पर उनके हमेशा सफेद कपड़ा रहता था, उस दौर में बांधे हुए एक फकीर के भेष में रहते थे। साईं के रूप की वजह से लोग उन्हें मुस्लिम भी मानते थे। द्वारका के प्रति श्रद्धा प्रेम के कारण उन्हें हिंदू भी कहा जाता था। साईं बाबा ने खुद को कभी जाति के बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी के लिए समान भाव था उनका। कहते हैं साईं बाबा जीवन काल के दौरान मस्जिद में रहते थे, जबकि साईं की समाधि को मंदिर का रूप दिया गया। साईं बाबा के अनुयायियों में हिंदू और मुसलमान दोनों हैं। 16 साल की उम्र में साईं बाबा शिरडी आए थे और कहते हैं साईं बाबा 1854 में पहली बार शिरडी में दिखे। शिरडी में ही चिर समाधि में लीन होने तक रहे और शिरडी में साईं बाबा सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है। साईं बाबा की समाधि पर ही यह मंदिर बना हुआ है। मान्यता यह है कि शिरडी धाम से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। 1922 में साईं बाबा का शिरडी धाम बनाया गया था। शिरडी धाम चढ़ावे के लिए सुर्खियों में रहता है। करोड़ों भक्त अरबों का चढ़ावा हर साल यहां चढ़ाते हैं। साईं बाबा के जन्म के बारे में कोई नहीं जानता। जन्म की तारीख, जन्म स्थान किसी को नहीं पता है। जीवन काल 1838 से 1918 तक माना जाता है। कई लेखकों ने साईं बाबा पर बहुत सी किताबें भी लिखी हैं। साईं बाबा पर लगभग 40 किताबें लिखी गई हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं, कांग्रेस की नेता है रोशनी जायसवाल, उन्हें सुनिए क्या कह रही हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने फिर से विवादित बयान दिया है और इस बार विवादित बयान दिया है हमारे साईं बाबा पर। उन्होंने कह दिया है कि साईं बाबा कोई भगवान नहीं थे, गीदड़ की खाल पहनने से कोई भी शेर नहीं बन सकता। आपको कितने लोग फॉलो करते हैं धीरेन्द्र जी, और आप इस तरीके के विवादित बयान देते रहते हैं अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए, और इस बार आपने हमारे भगवान साईं बाबा पर इस तरह का विवादित बयान देकर बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है। आइए अब मैं आपको बताता हूं कि इस तरह के बयान पहले भी बाबा बागेश्वर दे चुके हैं। अपने बयानों को लेकर पहले भी वो विवादों में रह चुके हैं। पहले भी मांग उठ चुकी है कि बाबा बागेश्वर पर एफआईआर लिखी जाए, मुकदमा हो। पहले कहा गया कि अंधविश्वास फैलाते हैं। देख रहे हैं अब हुआ क्या। कथा के दौरान पहले क्या विवाद रहे, बाबा ने तुकाराम पर, संत तुकाराम पर बयान दिया। कहा था तुकाराम की पत्नी उन्हें हर रोज मारती थी और बयान को लेकर कुनबी समुदाय ने विरोध जताया था। उस वक्त बागेश्वर बाबा पर केस दर्ज करने की मांग की थी कि उन पर केस दर्ज किया जाए। कांग्रेस और एनसीपी ने भी हिंदू कार्ड खेल दिया। एनसीपी नेता अमोल ने नतीजे भुगतने की चेतावनी दे दी थी। नाना पटोले ने मुख्यमंत्री शिंदे को चिट्ठी लिख दी थी। महाराष्ट्र में होने वाले कार्यक्रम रोकने की मांग की गई थी और बाबा का महाराष्ट्र आने से पहले विरोध शुरू हो गया था। बाबा बागेश्वर ने खुद अपने बयान पर माफी मांग ली। कहा संत तुकाराम महान संत और हमारे आदर्श थे, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो माफी मांगता हूं। बाबा बागेश्वर पर केस दर्ज कराया गया। अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया गया, यह भी शिकायत दर्ज कराई गई थी। कहा था बाबा जादू टोना बढ़ा रहे हैं और धर्म के नाम पर लोगों को बाबा लूट रहे हैं। श्याम मानव ने नागपुर पुलिस से यह शिकायत की थी। उस दौर में शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच की और उसके बाद रिपोर्ट में बताया कि अंधविश्वास नहीं फैलाते हैं बाबा बागेश्वर। नागपुर पुलिस ने बाबा बागेश्वर को क्लीन चिट दे दी। उसके बाद अब आपको सुनवाता हूं, लेकिन बाबा बागेश्वर के ऊपर और उनके खिलाफ जो मुकदमे लिखे जाने की, एफआईआर लिखे जाने की बात हो रही है, बाबा बागेश्वर ने कई दिन पहले कहा था वो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। अब वो निशाने पर होंगे, बाबा बागेश्वर टारगेट पर होंगे। सुनिए जरा।
देश में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है उसको अनेक खतरे उठाने पड़े। केवल खतरे उठाने नहीं पड़े, उन्हें खतरों से जूझना भी पड़ा। हमें अभी कई दिनों से आभास हो रहा, जो हमारे पास, ये बात हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि कल के दिन आप कहोगे गुरुजी आप दुनिया का पर्चा बनाते हो, अपना पर्चा नहीं बना पाए, इसलिए हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं कि कल के दिन आप ये मत कहना। हमारे अंतर मन की जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी गुरु प्रेरणा है, ये कई दिनों से हमको ऐसा पूर्णतया आभास है, और जो छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, जो प्लांटेड लोग हमारे सामने आए, जो षड्यंत्र किए गए थे बागेश्वर धाम के लिए, हमारे लिए, हमने सबको नजरअंदाज किया और आगे जीवन भर करते रहेंगे, ये तय है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोची समझी साजिशें चल रही हैं। तो बाबा बागेश्वर ये कह चुके हैं कि उनके खिलाफ साजिश की पूरी तैयारी हो गई है, उन्हें निशाने पर लिया जाएगा। क्या ये सब उसका हिस्सा है या अपने बयानों की वजह से बाबा खुद कटघरे में? खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है बिहार में लगी आग, लाल किले पर इफ्तार। तस्वीर में दिखाने जा रहा हूं, सोशल मीडिया पर चल रही, देखिए पीछे लाल किला है, नीतीश कुमार टोपी लगाए खड़े हैं, अगल पगल और भी बहुत से लोग हैं, इफ्तार कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार दरअसल प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं और सपना ऐसा देख रहे हैं कि लाल किले पर पता नहीं मौका मिले ना मिले झंडा फहराने का, कभी इफ्तार तो आगे किया ही जा सकता है। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये आप देख रहे हैं, ये लाल किले की तस्वीर आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर है, प्रधानमंत्री का पोस्टर भी छप गया, हम बिहार वाले हर कदम पर आपके साथ हैं, ये है पोस्टर, हर कदम आपके साथ है, देश में को आपका इंतजार है। ये जेडीयू दफ्तर के बाहर लगा है, देश को आपका इंतजार है। अब नीतीश को देश का इंतजार है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी जरूर हमलावर है। सुनिए, गद्दी पर बैठना चाहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, कोई इसमें एतराज नहीं, लेकिन 2024 में सीट नहीं खाली है। सरकार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। बिहार में उबाल है, पत्थरबाजी, आगजनी, हिंसा, कर्फ्यू से हाहाकार है। बिहार पर पूरे देश की नजर है, लेकिन नीतीश की नजर तो दिल्ली के लाल किले पर है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। लाल किला क्यों? इनको तो चाहिए कि व्हाइट हाउस की तस्वीर लगा दें, उसके सामने खड़े होकर फोटो खिंचवाएं, लगाएं। सासाराम, नालंदा, भागलपुर, गया और मुंगेर जल रहा था, तब नीतीश कुमार लाल किले के बैकड्रॉप में इफ्तार पार्टी करते नजर आए, खजूर खाते दिखे। नीतीश और उनकी पार्टी में पीएम की कुर्सी को लेकर कितनी छटपटाहट है, उसे इन तस्वीरों से भी समझा जा सकता है। नीतीश कुमार लंबे अरसे से प्रधानमंत्री बनने के सपने संजोए हुए हैं। अब तो उनके समर्थक भी इस तरह के पोस्टर लगाने लगे हैं। एक इफ्तार पार्टी में पोस्टर लगे जिसमें लाल किला की तस्वीर थी। लेकिन नीतीश और उनकी पार्टी की यही बेचैनी अब उन्हें भारी पड़ने लगी है। विपक्ष ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गद्दी पर बैठना चाहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, कोई इसमें एतराज नहीं, लेकिन 2024 में सीट नहीं खाली है। और बिहार की नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार को ये मालूम था कि नालंदा एक सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का होम डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद भी आप सासाराम में भी गड़बड़ हुई। आइए अब मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं कि नीतीश के लाल किले के आगे बैठने पर बवाल क्या है। नीतीश कहां गए थे, क्या करने गए थे, और आखिर जब बिहार जल रहा था तो नीतीश कुमार को आखिर क्यों जाना था। ये देखिए तस्वीर नीतीश की। नीतीश सियासी मुश्किल में फंस गए। हुआ यह है कि विपक्ष ने इनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। यह मोर्चेबंदी इनकी प्रधानमंत्री की चाहत को लेकर है कि पीएम बनना है। सोमवार को नीतीश एक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी में नीतीश बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे, जहां उनके बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में लाल किला दिख रहा था, जिस पर नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने का संदेश भी था। लिखा था बिहार आपके साथ है, देश इंतजार कर रहा है।
अब इसी बैकग्राउंड को लेकर विपक्ष उन पर हमलावर है। सबसे पहला हमला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। गिरिराज सिंह ने उन पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, लिखा, नीतीश का लाल किला का सपना पूरा हो गया, अब एफिडेविट करवाकर नाम में पीएम भी सटवा लें। दरअसल लाल किले पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। 15 अगस्त को पीएम यहीं से देश को संबोधित भी करते हैं। बरसों से नीतीश की इच्छा प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन बिहार में सियासी हालात माकूल नहीं है। हिंसा की वजह से सरकार के प्रति जबरदस्त गुस्सा है लोगों में, और इसी वजह से उनकी महत्वाकांक्षा उन पर भारी पड़ रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के नेता नीरज कुमार और गिरिराज सिंह बीजेपी के नेता। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार से कि आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, डिजिटल ताजमहल बना करके बधाइयां ले लें, आप मस्जिद भी जाके कार्यालय खुलवा दें, मुझे कोई इतराज नहीं। सबको अधिकार है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, वैकेंसी नहीं है ये एक अलग बात है। ये गद्दी पर बैठना चाहते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखें, कोई इसमें एतराज नहीं, लेकिन 2024 में सीट नहीं खाली है। इनकी स्थिति तो नीतीश कुमार की सबसे बुरी स्थिति होगी, रमखुदैया की स्थिति होगी। मोदी सरकार लाल किले का पेटेंट अगर लिए हुआ है भाजपा, तो आप तो फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हो। वो तो इमारत शरिया के कार्यक्रम में गए थे, लेकिन मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो 2 करोड़ का धन लगा दिया लाल किला बनाने में। हम तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, हाँ विपक्षी एकता के हम नायक जरूर हैं। नीतीश कुमार जी पॉलिटिक्स करते हैं, तो जो लोग लाल किला का पेटेंट लिए हुए हैं उनको पेट में दर्द हो रहा है। नीतीश कुमार जी यह बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं हैं। आई तो नीतीश कुमार जहां इफ्तार कर रहे थे, सिर्फ बिहार के लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, जहां नीतीश कुमार इफ्तार में शामिल हुए थे उस जगह से जहां दंगा हुआ, जहां आगजनी हुई, उसकी दूरी कितनी है देखिए जरा। बिहार के नक्शे में आपको दिखाने जा रहा हूं, नीतीश कुमार पटना में इफ्तार कर रहे थे, और जहां हिंसा हुई वो जिला है बिहार शरीफ, और बिहार शरीफ में जगह है नालंदा। नालंदा में हिंसा हुई, वहां से सिर्फ 77 किलोमीटर दूरी थी। यानी मुख्यमंत्री साहब के पास इफ्तार का वक्त तो था, लेकिन हिंसाग्रस्त क्षेत्र में वहां जाकर पीड़ितों से मिलने का वक्त नहीं था। इसी वजह से बीजेपी हमलावर है, सवाल कर रही है नीतीश कुमार पर, सवाल भी कर रही है, पलटवार भी हो रहा है। तेजस्वी क्या कुछ कह रहे हैं, ओवैसी क्या कुछ कह रहे हैं। बड़ी बात यह, ओवैसी नीतीश पर सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है। देखिए जरा पिलर ग्राफिक से कि नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में तेजस्वी ने लिखा, सद्भाव बिगाड़ने की संघी कोशिश पर बिहार सरकार की पैनी नजर है। जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां वो बौखलाई हुई है। भाईचारे को तोड़ने के किसी भी प्रयोग का हमने हमेशा माकूल जवाब दिया और देते रहेंगे। ओवैसी की लाइन अलग है, क्योंकि ओवैसी के अपने विधायक हैं, चुनाव भी लड़ते हैं, उनके टारगेट पर नीतीश है। मसला सिर्फ सद्भाव का नहीं है, सरकार आपकी है, आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जान और माल की हिफाजत हो। तारीखी मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, क्या आप यहां चाचा वहां गए, या दूसरों का वोट खोने का डर है आपको? निखिल आनंद बीजेपी नेता ने कहा, जब रोम जल रहा था तब नीरो बंसी बजा रहा था। आज ठीक उसी अंदाज में नीतीश कुमार जश्न इफ्तार मना रहे हैं। बिहार जल रहा है, जबकि बिहार दंगों की आग में झुलस रहा है। सुनिए जरा असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं नीतीश पर। नीतीश कुमार जो है उन पे कोई रिमोर्स ही नहीं है, उनको कोई तकलीफ ही नहीं हो रही उनको। कल इफ्तार की पार्टी में चले गए, टोपी सर पर पहन लिए, शॉल पहन लिए, अरे कुछ तो हमदर्दी दिखाते, गम दिखाते। तो ये पूरी खुली साजिश है कि बीजेपी इस तरह से ये जो राइट हुआ है बिहार में, उसके जरिए से वो अपना कंसोलिडेशन करना चाहते हैं। और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि मुसलमानों को बिहार के हमेशा उनके दिलों में खौफ पैदा कर दिया जाए। एक और बड़ी खबर है, आज हंगामा हो रहा था कि चीन ने नाम बदल दिए, भारत की जगहों के नाम चीन ने बदल दिए। हिंद की जमीन क्यों नाम बदले चीन? क्या इसमें हकीकत है,
चीन अपनी साजिश के लिए, अपनी फितरत के लिए हमेशा जाना जाता है, कभी भरोसा के लायक रहा नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए। आरोप यह लगे कि यह अरुणाचल प्रदेश की आप तस्वीर देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, चीन से सटा हुआ है। आरोप लग रहे हैं चीन ने नाम बदल दिए, भारत के शहरों के नाम चीन ने बदल दिए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। और इसी बीच भूटान के किंग भारत में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। आइए अब मैं आपको बताता हूं चीन ने क्या किया है। भारत के 11 जगहों के नाम चीन ने बदल दिए। चीन दरअसल अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा ठोकता है कि हमारा हिस्सा है वो भारत का हिस्सा। चीन ने अपने मन से अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदले। देखिए, भारत के अरुणाचल पर चीन का यह नया पैतरा है। अरुणाचल की 11 जगहों के नाम बदल डाले। राजधानी ईटानगर जो है अरुणाचल की, उसके पास की जो जगह है उनके नाम बदले गए। उनमें 5 पर्वत शिखर वाले इलाकों के नाम हैं, 2 आबादी वाले शहर और 2 नदियों के नाम भी शामिल हैं जो बदल दिए चीन ने। 5 साल में चीन ने तीसरी बार ऐसी हरकत की है। 2 बार पहले भी अरुणाचल की जगहों का नाम बदला। 2017 में अरुणाचल की 6 जगहों के नाम बदले। तब दलाई लामा ने अरुणाचल का दौरा किया था और 2017 में ही डोकलाम विवाद हुआ था, आपको याद होगा। नाम बदलने के पीछे यह विवाद भी अहम था। 2019 में भारत चीन के बीच गलवान में झड़प हुई, उसके बाद गलवान की हार से चीन बुरी तरह से बौखला गया। 2021 में 15 जगहों की सूची जारी की, नाम बदल दिए थे। यानी अरुणाचल की 15 जगहों के नाम बदले चीन ने उस वक्त। 5 साल में कुल 32 जगहों के नाम बदल चुका है। आगे आपको बताऊंगा इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, लेकिन पहले आपको बताने जा रहा हूं मैं कि जिन जगहों के नाम बदले उन जगहों के नाम क्या थे भारत में और चीन ने क्या नाम रख दिए उनके। थोड़े टिपिकल हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए जरा। भारत में नाम है बगड़ाई प्लीज। भारत में नाम है पांगचे, चीन ने नाम रखा है बांगकिन, पांगचेन नाम है। एक शहर का नाम जो अरुणाचल में भारत का में है उसका नाम है ग्यांगखारजोंग, चीन ने रखा है जियांगकाजोंग। यह नाम है लो जुगरी, चीन ने उसका नाम कर दिया है लू ओसुरी। भारत में नाम है ताइपोरी, चीन ने नाम रख दिया है दिएपुरी। अरुणाचल की इस जगह का नाम है ताडोंग, चीन ने उसका नाम कर दिया है डाडोंग। भारत में नाम है चेनपोरी चू, चीन ने नाम कर दिया है किबुरी हे। भारत में अरुणाचल की इस जगह का नाम है डुंगसेल, चीन ने बदल के कर दिया है डोंग जिला फेंग। इस तरह के 11 नाम, जिसमें गे डुचू चीन ने कर दिया है गेदुओ हे। 11 नाम बदले हैं घोयलू थांग और गुयुतोंग। ऐसे नाम चीन ने बदले हैं जिनमें नीमा गैंगे और नीमा गैंग फेंग भी है। लेकिन मैं अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए जरा। पूर्व राजनयिक बता रहे हैं चीन ने जो किया है इसके पीछे उसका मकसद क्या है। चाइना का ये गेम है कि हमेशा सेटल डाउन नहीं होने दीजिए, थोड़े थोड़े समय के ऊपर इस प्रकार की स्टेटमेंट दें ताकि लोग बाग फिक्र करने लगे कि कुछ इसमें कोई चेंज तो नहीं होंगे स्ट्रेटजी। सो आप देखेंगे अभी नहीं, कई सालों से, दशकों से इसी प्रकार का गेम खेलते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ ही नहीं दूसरे एरियाज के में भी खेलते हैं। हिंदुस्तान के अंदर तो खास उनकी रुचि है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश ये समझते हैं कि उनका पार्ट था और वो तिब्बत का पार्ट था, तो इसलिए वो कभी अभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इसलिए हिंदुस्तान को और दूसरे मुल्कों को रिमाइंड कराने के लिए कि भाई ये स्थिति अभी पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुई है और इसको हमें बातचीत करते रहना चाहिए। आइए अब एक दिलचस्प बात आपको बताने जा रहा हूं। अरुणाचल भारत का राज्य, अरुणाचल की जगह भारत की, तो क्या चीन के नाम बदलने से कुछ फर्क पड़ता है? अब मैं आपको बताता हूं भारत में जिन शहरों के नाम बदले जाते हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है, कौन बदल सकता है, कैसे बदल सकता है। तो आपके सामने ये, चीन के नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, जो करना है कर ले, क्योंकि अरुणाचल भारत का हिस्सा है। नाम में बदलाव का अधिकार भारत सरकार के पास है। अरुणाचल के सांसद विधायक बदलाव करा सकते हैं क्योंकि स्थानीय प्रतिनिधि के पास नाम बदलवाने का अधिकार है। नाम बदलने का प्रस्ताव राज्य सरकार के पास पहले जाता है, राज्य कैबिनेट से पास होने पर अगली प्रक्रिया होती है, फिर केंद्रीय गृह मंत्रालय नाम बदलने पर मुहर लगाता है और इसी प्रक्रिया से
इलाहाबाद का नाम प्रयागराज बना, लेकिन देश के बाहर के नाम बदलने पर नियम और प्रक्रिया अलग है। अब देखिए उसका क्या नियम प्रक्रिया। सीमा से लगे इलाके का अगर नाम बदलना है तो यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के भूगोलीय मैनेजमेंट को जानकारी देनी होती है। संयुक्त राष्ट्र की एक्सपर्ट टीम इलाके पर आकर उसका दौरा करती है, स्थानीय लोगों से बात करती है, वहां पहुंचकर परखा जाता है कि इलाका किस देश का हिस्सा है, क्या उस देश को नाम बदलने का अधिकार है भी। तथ्य सही पाए जाने पर ही नाम बदला जाता है। इस मामले में कोई भी तथ्य चीन के पक्ष में नहीं है, यानी चीन के नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भारत के, लेकिन चीन के हाथ में खेलने वाली एक पार्टी हमारे देश में। सोचिए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिना जाने समझे इस पर ट्वीट भी कर दिया। और दिलचस्प जो मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, कांग्रेस के सीएम छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल नाम बदलने पर हल्ला कर रहे हैं। कांग्रेस की ही दूसरी नेता अंबिका सोनी कह रही है नाम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों को सुनिए। लगातार अतिक्रमण हो रहा है, जगहों के नाम बदले जा रहे हैं और इस मामले में पहले भी राहुल गांधी जी इस मामले को कई बार उठा चुके हैं। उसके बाद भी सरकार के जो चुप्पी है वो बहुत रहस्यपूर्ण है और इस प्रकार से कम सीमा के मामले में सरकार को चुप नहीं रहना चाहिए। अगर नाम बदले हैं उन शहरों के जो हमारे अधीन हैं, उनके ये अधिकार ही नहीं है, तो एग्रेसिव एक्शन है। चीन जानता है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चीन का नाम नहीं लेंगे। दूसरा, ये सरकार फैक्ट्स नहीं बोलती। तीसरा, इनका रिस्पांस वीक है। इसीलिए इन तीन चीजों की वजह से चीन हमारे प्रेसिडेंट को मिटा रहा है और मोदी जी की सरकार मुगलों की तारीख को मिटा रही है। चीन के ऊपर देश के प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। अब आप बोलिए क्या हमारा रिस्पांस है? कुछ नहीं है, हम नहीं माने। अरे क्या आपके देश के इलाकों का नाम मिटा रहा है, आपको उसकी फिक्र ही नहीं है। आइए, आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल और क्या कह रही है अंबिका सोनी। लेकिन यहां से सवाल यह खड़ा होता है कि चीन बार बार उकसावे की कार्रवाई क्या इसलिए कर रहा है कि चीन दरअसल जंग की तैयारी में। रिपोर्ट देखिए। क्या चीन जंग की तैयारी में जुटा है? क्या वो भारत को युद्ध के लिए उकसा रहा है? जानकार मानते हैं कि नाम बदलने के पीछे जिनपिंग की कोशिश विवाद को हवा देना है और जंग का माहौल बनाना है। चाइना ने एक व्हाइट पेपर जारी किया हुआ है जिसके अंदर उन्होंने बोला है कि अगले कुछ सालों में चाइना दुनिया के साथ 5 लड़ाइयाँ 5 वॉर्स लड़ना चाहते हैं, जिसमें से एक लड़ाई है द बैटल ऑफ साउथ तिब्बत। साउथ तिब्बत की लड़ाई का मतलब है कि चाइना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश ये उनका हिस्सा बने। अरुणाचल के शहरों का नाम बदलकर चीन ये दिखाने की कोशिश में है कि ये उसका इलाका है। धीरे धीरे वो इलाकों पर घुसपैठ की फिराक में है, लेकिन मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अरुणाचल हमेशा भारत का हिस्सा था और रहेगा। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।